हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक। हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक आज हमारा होगा मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और उसके मेजर्स करेंगे इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और इस पार्ट को कराने से पहले मैं आपको यही बात कहूंगी, पार्ट फर्स्ट की वीडियो अच्छे से देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में है, उसको अच्छे से लर्न करिएगा ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। और बेटा आप लोगों को यही कहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करने चाहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखिए बेटा, पहले हम फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि क्रेडिट नीड्स कैसे फार्मर्स ने फुलफिल करी थ्रू इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज तो बहुत टाइम से लिंगरिंग चैलेंजेस जो थे बहुत टाइम से चलता आ रहा था, जमींदार वगैरह से पैसे लेना। फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, बैंक खुल गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुल गई थी जहां से क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर पूरी हो रही थी। अब जब फार्मिंग अच्छे से होने लग गई, अब जरूरत पड़ रही है ऐसी मार्केट की जहां पे फार्मर जो प्रोड्यूस हुआ फसल है, क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, उसको बेच सके। तो उसको हमने क्या मेजर करे और अच्छा करने के लिए पहले ये जान लेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है क्या। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब है इकट्ठा करना जो अनाज प्रोड्यूस हुआ है, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या चीज हो गई बेटा, उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में बांट देना, प्रोसेस करना। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस दी कंट्री। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो अनाज बन के तैयार हो गया है उसको हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है बेटा जी, असेंबलिंग करेंगे, फिर उसको हम स्टोर करके रख देंगे, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट में पैक करना। ठीक है, प्रोसेस करना, उसको अच्छी क्वालिटीज के हिसाब से उसको क्या करना, प्रोसेस कर देना, प्रोसेसिंग करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, अलग अलग ग्रेडिंग, अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से उसको पैक कर दिया जाएगा। ग्रेडिंग का मतलब हो गया जो A1 क्वालिटी के हैं अलग, जो महंगा है, फिर उससे थोड़े कम क्वालिटी का, फिर कम क्वालिटी का, उनको अलग अलग ग्रेड में पैक कर दिया। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका, डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का अक्रॉस दी कंट्री। अब देखिए, चलिए हमने तो ये समझ लिया है मैम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, पता चल गया हमारे को। अब इसमें मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स। क्या स्टेप्स लिए गए टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। पहला था रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है बेटा, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। अब देखिए, रेगुलेटेड मार्केट इसलिए बनाई गई ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, किससे, जो बीच में एजेंट ब्रोकर्स होते हैं ना और सेलर होते हैं। अब वो उनका सामान आगे तो बहुत महंगा बेच देते हैं लेकिन उनको पैसे कम देते हैं, तो इसलिए रेगुलेटेड मार्केट बना दी गई थ्रू गवर्नमेंट कि फार्मर जाकर के यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस उसकी क्रॉप का हो रहा है उसके एक अच्छे दाम उसको मिल सके, विदाउट इन्वॉल्विंग हु, सेलर और ब्रोकर्स और एजेंट्स। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होती है, टू प्रोवाइड दी फैसिलिटीज लाइक, पहले के टाइम में तो रोड्स वगैरह भी नहीं थी, ठीक है, कच्ची रोड्स वगैरह थी, ठीक है, तो जिसमें बहुत दिक्कत होती थी एक जगह से दूसरी जगह जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहे थे गुड्स को ले जाने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या हुआ, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक रोड्स, वेयर हाउसेज क्या हो गया, स्टोर हाउसेज। जो प्रोड्यूस हो गया है, अब फार्मर ने प्रोड्यूस तो बहुत सारा कर लिया है तो उसको कहीं स्टोर करने के लिए भी तो फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो सरकार ने क्या बनाए थे, बफर स्टोर, जिसको स्टोरेज हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या चीज हुआ, जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉप उसके उसे फेयर प्राइस मिल जाए। नेक्स्ट आपका आया डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक हो गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर क्या आता है, जो भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि भाई हम तुम्हारे अनाज के इतने पैसे तो देंगे। जैसे ये कहा 1 kg 50 रुपीज हम देंगे ही देंगे, कोई भी 1 किलो चीज है 50 रुपए हम देंगे ही देंगे। अगर आपकी ये चीज ज्यादा महंगी बिक रही है, 70 की बिक रही है, 80 की, तो आप मार्केट में बेच लीजिए, इससे नीचे की मत बेचना क्योंकि 50 की तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा ये सारी, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे पहला है आपका रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, ध्यान से सुनना। It has been established where sale and purchase of the produced is monitored by the, monitored का मतलब याद रखना, checked, जो checked
मतलब चेकिंग करता रहेगा। कौन है वो? मार्केट कमेटी। रेगुलेटेड मार्केट दैट मीन्स सॉरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो स्टैब्लिश करी गई है जहां पर सेल्स और परचेज प्रोड्यूस्ड जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई है बाय द फार्मर, ठीक है, उसको चेक करी जा रही है बाय द मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी का ये काम है जो फार्मर ने प्रोड्यूस करा है क्या उसकी सेल ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, वो कमेटी उसको मॉनिटर लगातार करती रहेगी। इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर कौन इंक्लूड होगा मार्केटिंग कमेटी में? याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, फार्मर्स होंगे एंड द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? बिजनेसमैन, ठीक है। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर स्केल और वेट। अब मॉनिटर ये मार्केट कमेटी क्या चेक करेंगे कि क्या प्रॉपर स्केल और वेट यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि जो फार्मर ने प्रोड्यूस करा है उसको सही तरह से नाप तोल करके बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, ठीक है बेटा। द मार्केट कमेटीज एंश्योर दैट द फार्मर गेट एप्रोप्रिएट प्राइस। इसका मेन एम यही होता है फार्मर को एक एप्रोप्रिएट सही प्राइस मिलने चाहिए उसके प्रोड्यूस जो उसने क्रॉप प्रोड्यूस करे हैं, जो उसने अनाज प्रोड्यूस करा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर सेल और परचेज जो भी फार्मर ने प्रोड्यूस करा है, अनाज प्रोड्यूस करा है, क्रॉप प्रोड्यूस करी है, उसको चेक करेगी मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं ये बात याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, फार्मर्स हो गए और हमारे ट्रेडर्स यानी बिजनेसमैन हो गए। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट। अब मार्केट सिस्टम, इस मार्केट के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि मॉनिटर और चेक करा जा रहा है बाय द मार्केट कमेटी कि जो भी फार्मर ने प्रोड्यूस करा है वो जो मार्केट के अंदर बेच रहा है उसको सही वेट करके बेचा जा रहा है या नहीं, वो लगातार चेकिंग होती रहेगी उसकी, ताकि फार्मर्स को एक एप्रोप्रिएट पैसा मिल पाए, प्राइस मिल पाए अपने प्रोड्यूस का जो उसने अनाज बनाया है। आई होप अच्छे से पता चल गया होगा रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हो गई कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर द फार्मर प्रोडक्ट्स। फार्मर्स को कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मेन एम क्या चीज होता है कि फेयर प्राइसेस, एक अच्छे दाम फार्मर को उसके प्रोडक्ट के मिल पाए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है इन विच फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस ऑफ क्रॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। देखो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज का मेन एम क्या है? सबके कोऑपरेशन से फार्मर एक साथ मिलजुल के क्या करेंगे, जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस करी है उसको एक साथ बेच देंगे, इंडिविजुअल का जो भी शेयर होगा वो उसको दे दिया जाएगा। अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय फार्मर टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली। जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर सपोज करो 15 फार्मर है, उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस करी है तो इकट्ठे ही वो उसको बेच देंगे, जितने भी उनके शेयर में आएगा पैसा वो 15 लोगों को शेयर बांट दिया जाएगा, ठीक है, जितने की भी वो बिकेगी। एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इससे कलेक्टिव बार्गेनिंग भी हो जाएगी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेटर प्राइस। देखिए इकट्ठा सामान बेचेंगे, एक एक जना बार्गेनिंग करवाएगा, सामान जो खरीद रहे होंगे तो बेटर ही है इकट्ठा ही लोग खरीद लें, ठीक है। 15 आदमी एक साथ जो क्रॉप प्रोड्यूस करी होगी, जो अनाज बनाया होगा, कोई और उसको एक साथ खरीद लेगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाएगी और एक अच्छा दाम मिल जाएगा, बेटर प्राइस मिल जाएंगे जो क्रॉप बनाई होगी, जो अनाज बनाया होगा। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मेन एम यही है, फार्मर ने जो अनाज बनाया है उस पे उसे सही दाम मिल जाए। और वो कैसे होगा? जब वो कलेक्टिवली क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे अपने प्रोड्यूस का जो उसने अनाज बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे एक एडवांटेज मिल जाए कलेक्टिव बार्गेनिंग का। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब है नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, पहले के टाइम में तो रोड्स वगैरह इतनी अच्छी थी नहीं, अब जब फार्मर ने प्रोड्यूस बना लिया उसको बेचने जाने के लिए बाहर, ठीक है, बेचने जाने के लिए रोड्स भी तो अच्छी चाहिए, तो गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि जो फार्मर ने बना लिया है अनाज उसको बेच सकें। वेयर हाउसेज, स्टोर हाउस चाहिए, गोडाउन चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए पेरिशेबल गुड्स के लिए जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अभी के टाइम में क्या है, क्वाइट इनएडिक्वेट है, कमी है उसकी, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव, और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देखिए गवर्नमेंट का एम तो ये है कि वो प्रोवाइड करे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स बनवा दे, रेलवे की फैसिलिटी अच्छी दे दे ताकि फार्मर अपने जो भी क्रॉप अनाज बनाया है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके,
वेयर हाउसेज बना सके, गोडाउन, कोल्ड हाउसेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आज के टाइम में क्या है, क्वाइट इनएडुकेट है टू मीट दी ग्रोइंग डिमांड, ठीक है, एंड नीड टू बी इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है आज के टाइम में। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग। आप ध्यान से सुनना, आपका क्या है, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर, फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कुछ इनिशिएट लिया। क्या? सबसे पहला याद रखेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो गया, सपोज करो फार्मर ने कोई अनाज बनाया है, ठीक है बेटा, 1 kg फार्मर ने, गवर्नमेंट ने फार्मर को कह दिया कि हम 50 रुपए खरीद लेंगे। अगर आपका 50 रुपए से ज्यादा बिक रहा है, 60 रुपए का, 70 रुपए का, आप मार्केट में बेच दो, लेकिन उससे कम का मत बेचना, क्योंकि हम 50 रुपए का रेडी है आपका कलेक्टिवली सारा का सारा जितना भी आपने क्रॉप बनाया हमें बेच दो, ठीक है बेटा। तो एमएसपी इसकी ये क्यों बनाया गया, ये सरकार फार्मर को मिनिमम क्या कर रही थी, जो उसने अनाज बनाया है उसके पैसे दे रही थी ताकि उसको वो सपोर्ट कर पाए, जिसका नाम क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो एमएसपी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो किसने लिया, सरकार ने, टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इसका मेन एम क्या था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने स्टेप उठाया है, जिसके अंदर ये फार्मर को सपोर्ट कर रहे थे कि उनके अनाज का कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको करने के लिए मिनिमम प्राइस लगा दे। अब इससे कम का तो ना मार्केट में बेचे, इससे ज्यादा का बिक रहा हो तो हाँ भाई बेच दीजिए। तो इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन और पल्सेस। अब देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने किसका रख दिया, व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन और पल्सेस, ठीक है, दाल। The farmers are free to sell their produce at a price higher than MSP। अब सरकार ने ये कह दिया, भाई अगर मार्केट में ज्यादा का बिक रहा है ना सामान, आप बेचो, लेकिन कम का मत बेचना, ठीक है। In the open market, thus the farmer are always assured of some minimum income for the sale of their crop। अब फार्मर को एक श्योरिटी दे दी गई बाय दी सरकार, बाय दी गवर्नमेंट, कि उनके क्रॉप के कुछ मिनिमम प्राइस तो सरकार दे ही देगी। अब उनको ये निश्चिंत कर दिया कि ऐसा नहीं होगा कि आपका सामान बिके ही ना, आपका क्रॉप कोई ले ही ना, उसके एक मिनिमम प्राइस तो सरकार ने लगा दिया। अगर इससे ज्यादा बिक रहा है तो ओपनली मार्केट में बेच दे, कम का ना बेचे, नुकसान ना उठाए बस, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यही होता है जो सरकार करती है, हेल्प किसकी, फार्मर की। देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक को बोलते हैं स्टोर हाउस। अब स्टोर हाउस किस लिए रखा जाता है, चीजों को स्टोर करने के लिए। जैसे फार्मर ने क्या बना दिया, व्हीट और राइस, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बफर स्टॉक की। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट और राइस। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हीट और राइस अगर फार्मर से खरीद लिया एट द प्रोक्यूरमेंट टू मेंटेन बफर स्टॉक, ताकि वो बफर स्टॉक मेंटेन कर सके, ठीक है। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। बफर स्टॉक क्रिएट करा गया है जब प्रोडक्शन बहुत सरप्लस में हुआ हो, एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग शॉर्टेज। अब जो बफर स्टॉक में व्हीट और राइस पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द शॉर्टेज, जब इन ये व्हीट और राइस खत्म हो जाएगा तब ये वहां से निकाल के यूज कर दिया जाएगा, कहां से, बफर स्टॉक से, जिससे हेल्प होगी टू एंश्योर रेगुलरिटी इन द सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन प्राइस। जिससे क्या होगा, रेगुलरिटी किसमें होगी, ये राइस और व्हीट इजीली अवेलेबल होगी लोगों तक, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएगी तो बफर स्टॉक से निकाल लेंगे और प्राइस भी क्या रहेगा, स्टेबल, कोई भी महंगाई नहीं होगी, क्योंकि जब सामान खत्म हो जाता है और बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, महंगे। लेकिन अगर वो बफर स्टॉक में स्टोर करके रख दिया गया होगा तो जब जरूरत होगी हम वहां से सप्लाई करवा सकते हैं, और रेगुलरिटी सप्लाई होगी तो प्राइस भी स्टेबल ही रहेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सरकार अगर फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीद रही है तो क्या करेगी, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। फार्मर से अगर सरकार, ध्यान से सुनना, अनाज खरीद रही है तो उसका क्या करेगी। अब ध्यान से सुनना, पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन शॉप भी बोलते हैं, आपने देखी भी हो तो कभी, ठीक है। अब राशन शॉप पे क्या होता है, जो राशन कार्ड दिए होते हैं गरीब लोगों को, पुअर पीपल को, वो सस्ते दाम पे इस अनाज को पीडीएस यानी राशन शॉप के अंदर दे देंगे। ये लोगों को सस्ते दाम पे जो भी वो अनाज होगा वो बेचा जाएगा, राशन कार्ड पे दे दिया जाएगा। देखिए, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। सस्ते दाम में क्या करना, सामान दे देना, अनाज दे देना। फेयर प्राइस शॉप ऑफर असेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, केरोसिन एसेट्रा एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस
होगा ना उसका, उससे कम पैसों में राशन शॉप पे गरीबों के लिए क्या चीज हो जाएगा, राशन मिल जाएगा। टू दी वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, वीकर और पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखिए बेटा, रेगुलेटेड मार्केट जो हमने ये सारे पढ़े हैं, ठीक है बेटे, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव मार्केट हो गया, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इसलिए अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये अच्छे से मैंने आपको करा दिए, ठीक है बेटे, लेकिन जितने मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना और अच्छे से पढ़ के चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लास्ट पार्ट बनेगा, जो थर्ड पार्ट बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, मैं ये चैप्टर समाप्त कर दूंगी अच्छे से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी करा दूंगी। टिल देन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करना, ताकि बोर्ड का पेपर फोड़ दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।